नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे फिलोसोफर की बात करेंगे जिसने लिटरेचर और आर्ट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा आज का टॉपिक है एडमंड ब्रूक की फेमस किताब अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, जो कि 1757 में पब्लिश हुई थी। आइए सबसे पहले इस किताब और उसके ऑथर के कंटेक्स्ट को डिटेल में समझते हैं। जब ये किताब पब्लिश हुई तब एडमंड ब्रूक सिर्फ 27 या फिर 28 साल के एक यंग इरिशमैन थे। लेकिन इतने यंग राइटर होने के बावजूद उन्होंने उस वक्त की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रूक से पहले वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में प्लाटो और एरिस्टोटल जैसे क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनके हिसाब से एस्थेटिक्स यानी किसी चीज के खूबसूरत होने का एहसास और मॉरलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वो मानते थे कि ब्यूटी का सीधा मतलब एक डिवाइन ऑर्डर या एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोपोर्शन और रेशनैलिटी होता है। उसी दौरान लिटरेचर और आर्ट में एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था जिसे सबलाइम कहते हैं। फर्स्ट सेंचुरी के ग्रीक क्रिटिक लॉन्जिनस ने सबलाइम को ऐसे डिस्क्राइब किया था जैसे ये कोई बहुत ही एलिवेटेड, महान और नोबल विचार हो जो इंसान के दिमाग को ऊंचा उठाता है। उनके हिसाब से सबलाइन एक ऐसी चीज थी जो हमें इंटेलेक्चुअली और मॉरली बेहतर बनाती है। लेकिन फिर आते हैं एडमंड ब्रूक। उन्होंने आकर इस पुरानी सोच को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया। उनका अप्रोच जॉन लॉक के एम्पिरिसिज्म पर बेस्ड था। ब्रूक ने ये क्लियरली स्टैब्लिश किया कि एस्थेटिक्स का हमारी मॉरलिटी या ह्यूमन रीजन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पहली बार ये बताया कि जब हम किसी चीज को ब्यूटीफुल या फिर सबलाइम मानते हैं तो वो हमारा रेशनल माइंड नहीं सोचता, बल्कि वो हमारी बॉडी और नर्वस सिस्टम का एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ब्रूक का मानना था कि हमारी सारी फीलिंग्स, इमोशंस और फिजिकल रिस्पॉन्सेस के पीछे दो मेन प्राइमरी ड्राइव्स होते हैं। पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को हर खतरे से जिंदा रखने की चाह, और दूसरा सोसाइटी यानी लोगों के साथ जुड़ने और प्यार करने की चाह। उन्होंने कहा कि सबलाइम और ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ हाई माइंडेड फिलोसफिकल ख्याल नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे इन्हीं बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स से जुड़े हुए हैं। तो ये था इस हिस्टोरिकल टेक्स्ट का बेसिक सा कंटेक्स्ट जो आगे चलकर रोमांटिसिज्म और गॉथिक लिटरेचर की नींव रखता है। हमने समझ लिया कि कैसे ब्रूक ने ब्यूटी और सबलाइम को दिमाग से निकालकर हमारी बॉडी और इमोशंस के साथ जोड़ दिया। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट वन पर, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। पार्ट वन के सेक्शन 7 को हमको पढ़ना है, जिसका नाम है ऑफ द सबलाइम। ये सेक्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास में गेम चेंजर माना जाता है। ब्रूक यहाँ डिफाइन करते हैं कि सबलाइम आखिर है क्या। वो समझाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर पेन या फिर डेंजर का ख्याल पैदा करती है या जो नेचर में टेरिबल होती है, वो सबलाइम का सोर्स होती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ह्यूमन माइंड पर पेन का असर प्लेजर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होता है। और इन सारे पेन्स और खतरों में सबसे बड़ा डर क्या है, वो है डेथ का, जिसे ब्रूक किंग ऑफ टेरर्स कहते हैं। जब डर हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हिट करता है तो वो सबसे इंटेंस इमोशन पैदा करता है जिसे हमारा माइंड फील कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर डर और दर्द इतने भयानक है तो हमें हॉरर स्टोरीज पढ़ने में या फिर किसी तूफान को देखने में एक अजीब सा मजा क्यों आता है। ब्रूक इसका बहुत ही ब्रिलियंट जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर खतरा बिल्कुल हमारे सामने हो और हमारी जान पर बना ही हो तो वो सिर्फ एक रियल थ्रेट लगता है हमको, उसमें कोई मजा नहीं आता। लेकिन जब वही खतरा एक सेफ डिस्टेंस से देखा जाए, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में एस्थेटिक डिस्टेंस कहते हैं, तो वो टेरर एक डिलाइट बन जाता है। जैसे किसी हॉरर मूवी को देखना या फिर बंजी जंपिंग करना, जहां पर आपको पता है कि आप तो सेफ हैं और आप उस डेंजर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप एक डिलाइट को फील करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्रूक डिलाइट वर्ड का यूज करते हैं, प्लेजर का नहीं। उनके हिसाब से पॉजिटिव प्लेजर एक ऐसी फीलिंग है जिसके पीछे कोई दर्द नहीं होता, जैसे कि एक मीठा फल खाना। लेकिन डिलाइट एक रिलेटिव सेंसेशन है। ये वो साइकोलॉजिकल थ्रिल, रिलीफ या फिर एड्रेनलिन रश है जो हम तब फील करते हैं जब खतरा आसपास होता है, पर लेकिन हम बिल्कुल सेफ होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबलाइम एसेंशियली एक डिलाइटफुल हॉरर होता है। यहाँ से हम स्मूथली आगे बढ़ते हैं सेक्शन 18 पर, जिसका नाम है द रिकैपिटुलेशन। इसका मतलब होता है अब तक की बातों को समराइज करना, और इस सेक्शन में ब्रूक अपने थ्योरी को एक फाइनल क्लियर शेप देते हैं।
वो ह्यूमन पैशंस को क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला, जैसे कि हमने अभी समझा, पैशंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये प्योरली पेन और डेंजर पर बेस्ड होते हैं, जो दूर से एक्सपीरियंस किए जाने पर सबलाइन बन जाते हैं और डिलाइट देते हैं। इन पैशंस को वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। इसके बाद वो दूसरी कैटेगरी बनाते हैं जो है पैशंस ऑफ सोसाइटी। इसे वो दो सब कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है सोसाइटी ऑफ द सेक्सेस, जिनका मेन मोटिव जनरेशन यानी कि रिप्रोडक्शन और लस्ट होता है, और इसका ऑब्जेक्ट वुमेन की ब्यूटी है। दूसरा है जनरल सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसका कोर इमोशन लव होता है, जिसमें लस्ट शामिल नहीं होता। और यही सोशल ड्राइव जिस एस्थेटिक क्वालिटी को रिएक्ट करती है, वो है ब्यूटी। तो इस सेक्शन के थ्रू ब्रूक ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि सबलाइम और ब्यूटीफुल दो बिल्कुल अलग अलग पोल्स हैं। सबलाइम का कनेक्शन टेंशन, डेंजर और डर से होता है, जबकि ब्यूटी का कनेक्शन रिलैक्सेशन, लव और सोशल बॉन्डिंग से होता है। यही क्लियर ड्युअलिटी आगे चलकर रोमांटिसिज्म और गॉथिक लिटरेचर की पूरी फाउंडेशन बनती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट वन, जितना कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो खत्म हो जाता है। पार्ट वन में हमने ये समझ लिया कि सबलाइम का बेसिक कॉज पेन और डेंजर होता है। लेकिन इसके पार्ट टू में, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसमें ब्रूक बहुत ही डीप हो जाते हैं और बताते हैं कि बाहरी दुनिया की ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीजें और क्वालिटीज हैं जो इस फीलिंग को ट्रिगर करती है, यानी सबलाइम को ट्रिगर करती है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारे पार्ट टू को। पार्ट टू का सेक्शन वन है ऑफ द पैशन कॉज्ड बाय द सबलाइम। ब्रूक इस सेक्शन में बताते हैं कि जब नेचर में कोई बहुत महान और सबलाइन चीज हम पर पूरी ताकत से अपना असर डालती है, तो हमारे अंदर जो पैशन पैदा होता है, उसे वो एस्टॉनिशमेंट कहते हैं। एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां आत्मा यानी सोल के सारे मोशंस बिल्कुल सस्पेंड या फिर रुक जाती हैं, और हमें एक हद तक हॉरर फील होता है। इस स्टेट में हमारा दिमाग उस सबलाइम ऑब्जेक्ट से इस कदर भर जाता है कि हम किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारी रीजनिंग पावर बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। एस्टॉनिशमेंट सबसे हाईएस्ट डिग्री का इफेक्ट है, जबकि एडमिरेशन, रेवरेंस और रेस्पेक्ट इसके थोड़े कमजोर इफेक्ट्स होते हैं। अगर एस्टॉनिशमेंट सबसे बड़ा इफेक्ट है, तो उसको पैदा करने वाला सबसे बड़ा इंजन क्या है? वो है हमारे सेक्शन टू के अंदर डिस्क्राइब किया गया टेरर, यानी कि डर। ब्रूक क्लियरली समझाते हैं कि डर से बढ़कर कोई और पैशन नहीं है जो हमारे दिमाग की सोचने और एक्ट करने की पावर को इतनी बुरी तरीके से छीन लेता है। क्योंकि डर असल में पेन या फिर डेथ का ही एक एंटिसिपेशन होता है, इसलिए इसका असर बिल्कुल एक्चुअल पेन जैसा ही होता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो देखने में टेरिबल है, वो नेचुरली सबलाइम होती है। एक छोटा सा जहरीला सांप यानी सरपेंट भी डर पैदा करने का कारण या फिर सबलाइम बन जाता है। और जब यही डर किसी बहुत विशाल चीज से जुड़ जाता है, जैसे कि एक तूफानी समुंदर, तो उसकी सबलिमिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन किसी चीज को ट्रूली टेरिफाइंग बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इसका जवाब हमें सेक्शन थ्री में मिलता है, जिसका नाम है ऑब्सक्योरिटी, जिसका सिंपल मतलब होता है धुंधलापन या फिर अंधेरा। ब्रूक कहते हैं कि किसी खतरे को सच में भयानक बनाने के लिए उसका ऑब्सक्योर होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी खतरे की पूरे एक्सटेंट को क्लियरली जान लेते हैं और हमारी आंखें उसकी आदी हो जाती हैं, तो डर काफी हद तक गायब हो जाता है। यही कारण है कि रात का अंधेरा डर को बढ़ाता है, और भूत प्रेतों की कहानियां इसलिए हमको डरावनी लगती हैं क्योंकि हमारे पास उनकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। हमारा कभी किसी भूत से एनकाउंटर नहीं हुआ है। और इसलिए डेथ को किंग ऑफ टेरर्स भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी लिविंग इंसान का डेथ से एनकाउंटर नहीं होता, और जब उसका डेथ से एनकाउंटर होता है, तो वो उस फीलिंग को कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर पाता, और डेथ का कोई भी फिजिकल डेफिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए वो किंग ऑफ टेरर बताया गया है। ब्रूक ने यहाँ पर जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ डेथ का डिस्क्रिप्शन इतना डार्क, अनसर्टेन और कंफ्यूज्ड है कि वो पढ़ने वाले पर एक्सट्रीम सबलाइम का असर डालता है। पार्ट टू का सेक्शन फोर है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्लियरनेस एंड ऑब्सक्योरिटी विद रिगार्ड टू पैशंस। ये सेक्शन पिछले पॉइंट को और आगे ले जाता है। ब्रूक एक ऐसी बात कहते हैं जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल रिवोल्यूशनरी थी। वो कहते हैं किसी आइडिया को क्लियर बनाना एक बात है, और उसे इमेजिनेशन के लिए अफेक्टिंग बनाना बिल्कुल अलग बात है। उनके मुताबिक एक क्लियर आइडिया असल में एक लिटिल आइडिया या फिर एक छोटा आइडिया होता है। पेंटिंग हर चीज को क्लियर कर देती है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स कर देती है। लेकिन पोएट्री वर्ड्स के थ्रू काम करती है, जो एक ऑब्सक्योर और ग्रैंड इमेज क्रिएट करते हैं। इसलिए इमोशंस और पैशंस जगाने में पोएट्री पेंटिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है।
यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जहाँ पर एक भूत है, हवाएं चल रही हैं, एक जंगल का सीन है, तो उसकी दो टाइप की इमेजेस हम बना सकते हैं। मतलब ये वर्ड से सुनकर हम इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। बट यहाँ पर इन दो इमेजेस को देखिए, इन दोनों इमेजेस में भूत है, जंगल है और हवाएं चल रही हैं। बट लेकिन ये दोनों इमेजेस बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपको कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज दिखाता तो आपका जो इमेजिनेशन है वो लिमिटेड रहता। बट जब मैंने आपको वर्ड्स के थ्रू इस डिस्क्रिप्शन को दिया तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रूक यही कहना चाह रहे हैं कि जो पोएट्री है यानी कि जो वर्ड्स हैं वो पेंटिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं किसी भी इमोशन या फिर पैशन को जगाने के लिए, क्योंकि वो आपके इमेजिनेशन के पंख को बिल्कुल खोल देते हैं। अब हमारे सामने आता है एक और नया डायमेंशन, पावर यानी कि ताकत। ब्रूक लिखते हैं कि पावर भी टेरर से जुड़ा हुआ है और बिना टेरर के पावर कभी सबलाइम नहीं हो सकती। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझाते हैं। एक बैल यानी कि ऑक्स बहुत स्ट्रांग होता है, पर क्योंकि वो ह्यूमन यूज के लिए है और हमें फायदा पहुंचाता है, इसलिए उसमें कोई सबलाइम वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वाइल्ड बुल या फिर एक राइनोसोरस की ताकत, जिसे ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रक्टिव होती है और इसलिए वो सबलाइम होती है। जब भी कोई पावर हमारी अपनी सेफ्टी को थ्रेटन करती है और जिसके आगे हम बेबस फील करते हैं, चाहे वो कोई महान राजा हो जिसे ड्रेड मेजेस्टी कहा जाता है, तब वहां सबलाइम क्रिएट होता है। इस शिफ्टिंग को हम आगे बढ़ाते हैं प्रिवेशंस की तरफ, जिसका मतलब है किसी चीज का पूरी तरीके से लैक या फिर एब्सेंस होना। ब्रूक कहते हैं कि सभी जनरल प्रिवेशंस महान और टेरेबल हो सकते हैं। वो चार मेन चीजों को लिस्ट करते हैं। वैक्यूटी यानी पूरी तरीके से खालीपन, डार्कनेस यानी लाइट का ना होना, सॉलिट्यूड यानी कि अकेलापन, और साइलेंस यानी साउंड का ना होना। ये सब सबलाइम है क्योंकि इनमें एक डार्क वॉइड होता है जो इंसान के दिमाग को डर और टेंशन से भर देता है। मतलब बेसिकली आप एक चीज को देखो, कोई चीज आपके सामने नहीं है और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में एक वॉइड क्रिएट होता है, जिससे कि आपको उसके होने की टाइप की एंग्जाइटी क्रिएट होती है, जो आगे चलकर ज्यादा अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो डर में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं वास्टनेस की तरफ, जो कि सेक्शन 7 में है, यानी डायमेंशन का विशाल होना, ग्रेटनेस ऑफ डायमेंशन। सबलाइम का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। ब्रूक कहते हैं कि लेंथ से ज्यादा सबलाइम होती है हाइट, और हाइट से भी ज्यादा सबलाइम और डर पैदा करने वाली होती है डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, एक खड़ी चट्टान से नीचे देखना हमें ऊपर देखने से ज्यादा डर आता है। इसके अलावा स्ट्रेट इंक्लाइंड सरफेसेस की जगह रफ, रग्ड और ब्रोकन सरफेसेस ज्यादा सबलाइम इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि किसी चीज का एक्सट्रीम लिटिलनेस या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होना भी सबलाइम हो सकता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को समझने में कंफ्यूज कर देता है। आखिरी सेक्शन जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का ख्याल दिमाग को उस डिलाइटफुल हॉरर से भर देता है जो सबलाइम का सबसे जेन्युइन टेस्ट है। क्योंकि हमारी आंखें एक्चुअल में किसी इन्फिनिट चीज को नहीं देख सकती, इसलिए ब्रूक आर्टिफिशियल इन्फिनिटी का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। जब किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के पिलर्स या पार्ट्स लगातार एक लाइन में बिना किसी एक चेक के रिपीट होते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें अपने आप में आगे तक एक्सटेंड कर लेता है, जिससे हमें इन्फिनिटी का एहसास होता है। ये रेपिटेशन चाहे देखने में हो, विजुअल में हो या फिर साउंड में हो, जैसे लगातार गिरते हुए पानी की आवाज, ये नर्व्स में एक कंटिन्यूअस टेंशन क्रिएट करता है और सबलाइम बन जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2 के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन। इसमें हमने देखा कि कैसे टेरर, ऑब्सक्योरिटी, पावर और वास्टनेस जैसी चीजें डायरेक्टली हमारी आत्मा और दिमाग पर अटैक करके सबलाइम को पैदा करती हैं। अब तक हमने अलग-अलग कॉन्सेप्ट में देखा कि सबलाइम क्या होता है और ब्यूटीफुल क्या होता है। लेकिन इस सेक्शन में यानी पार्ट 3 के सेक्शन नंबर 27 में ब्रूक इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चरल कंपैरिजन हमारे सामने पेश करते हैं। उनका कहना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पोल्स हैं। आइए इस कंट्रास्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। साइज और डायमेंशन। पहली बात, सबलाइम ऑब्जेक्ट्स हमेशा वास्ट और विशाल होते हैं, जबकि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली काफी स्मॉल या फिर डिमिनिटिव होते हैं। सरफेस, सबलाइम हमेशा रग्ड यानी कि खुरदुरा, नेग्लिजेंट और ब्रोकन होता है, जबकि ब्यूटी हमेशा स्मूथ और पॉलिश्ड होती है। लाइंस और मूवमेंट्स, ब्यूटी हमेशा राइट लाइंस यानी कि सीधी लकीरों से दूर भागती है और धीरे धीरे इनसेंसिबल तरीके से डेविएट होती है, जिसे हॉगार्ट की लाइन ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इसके अपोजिट सबलाइम राइट लाइंस को पसंद करता है, और जब वो डेविएट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प डेविएशंस दिखाता है। लाइट और शैडोज, ब्यूटी में हमेशा लाइट
डेलिकेट और क्लियर कलर्स होते हैं, जबकि सबलाइम हमेशा डार्क, ग्लूमी और ऑब्सक्योर होता है। फाउंडेशन सबलाइम सॉलिड और मैसिव होता है और इसका बेस पेन और डर पर टिके सेल्फ प्रिजर्वेशन के इंस्टिंक्ट्स पर होता है, जबकि ब्यूटी सॉफ्ट होती है और पॉजिटिव प्लेजर पर बेस्ड होती है। ब्रूक यहाँ एक बहुत ही सॉलिड बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि भले ही रियल लाइफ में नेचर या फिर आर्ट के अंदर हमें ये दोनों क्वालिटीज कभी-कभी एक साथ मिक्स्ड मिल जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है। अगर आप ब्लैक और व्हाइट कलर्स को आपस में मिक्स कर देंगे, तो वो एक ब्यूटीफुल ग्रे शेड तो बनाएंगे, पर उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर और उनकी रॉ पावर हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इसलिए अगर हमें दिमाग और आत्मा का एक परफेक्ट और पावरफुल असर डालना है, तो इन दोनों को अलग रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। अब आते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। आप सोच रहे होंगे यार, इन्होंने सबलाइम बताया क्या होता है, इन्होंने ब्यूटीफुल बताया क्या होता है, इन्होंने मतलब हमको थॉट्स तो दिए, बट लेकिन इस सब का क्रिटिसिज्म से क्या लेना देना है, ये मेरे इस पेपर में क्यों इंक्लूडेड है? आखिर ये सेक्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर बना? इसके तीन सबसे बड़े रीजंस मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला, द जेंडरिंग ऑफ एस्थेटिक्स, जो कि आप प्रेजेंट डे से काफी ज्यादा रिलेट करने वाले हो। ब्रूक ने इस कंपैरिजन के थ्रू ब्यूटी और सबलाइम को जेंडर के साथ जोड़ दिया। उन्होंने सबलाइम को मैस्कुलिन पावर दी, अथॉरिटी और टेरर से उसको एसोसिएट किया, और ब्यूटी को उन्होंने फेमिनिन, जनाना यानी कि वीकनेस, सॉफ्टनेस और सबमिशन से जोड़ दिया। उन्होंने कई सेक्शंस में तो यहाँ तक कह दिया कि वुमेन खुद को प्यारा दिखाने के लिए लिस्प करती है, टॉटर करती है यानी लड़खड़ाकर चलती है, और वीकनेस काउंटरफीट करती है। और ऐसा आजकल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर वुमेन खुद को वीक दिखाती है एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करने के लिए, जैसे एक साउथ दिल्ली की गर्ल्स वाला मीम होता है। दूसरा है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का रेडिकल क्रिटिक। इस सेक्सिस्ट टेक्सोमोनी पर सबसे बड़ा और हिस्टोरिक अटैक किया मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। उन्होंने अपनी फेमस बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन और अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में ब्रूक के इस पूरे कंपैरिजन को चैलेंज किया। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बताया कि ब्रूक ने ब्यूटी को वीकनेस और लैक ऑफ इंटेलेक्ट से जोड़कर वुमेन को मॉरल एजेंसी और रेस्पेक्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी सिर्फ ऐसी वीक ब्यूटी की तारीफ करेगी, तो औरतें कभी रेशनल और इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगी। उन्होंने ब्रूक की थ्रेटिकल और हिस्ट्रिकल रेटोरिक को चैलेंज किया और बताया कि ट्रू ह्यूमन वर्च्यू के लिए रेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है, जो किसी जेंडर तक लिमिटेड नहीं है। इस डिबेट ने आगे चलकर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की नींव रखी। टेरी गल्टन और उनकी एस्थेटिक आइडियोलॉजी। मॉडर्न मार्क्सिस्ट क्रिटिक टेरी गल्टन ने भी इस कंपैरिजन का एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, द आइडियोलॉजी ऑफ एन एस्थेटिक्स में। एगल्टन कहते हैं कि ब्रूक यानी कि एडमंड ब्रूक का सबलाइन और कुछ नहीं बल्कि स्टेट की अथॉरिटी, लॉ और सॉवरेन के ड्रेड मैजेस्टी यानी वायलेंट पावर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे लोग डर से मानते हैं। लेकिन सिर्फ डर से गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसलिए स्टेट को ब्यूटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि सिविल सोसाइटी, कल्चर और सोशल कस्टम्स की, जो लोगों के अंदर लॉयलिटी और लव पैदा करती है, ताकि लोग खुशी खुशी स्टेट के लॉज को एक्सेप्ट कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 3 का सेक्शन 27th, और यहाँ पर हमारे जितने भी पार्ट्स इस टेक्स्ट को लेकर इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में, वो सारे कंप्लीट होते हैं। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा कि कैसे एक यंग थिंकर के एस्थेटिक आइडियाज ने आगे चलकर जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल थ्योरी और पूरे वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमेशा के लिए रीशेप कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से अब तक समझ लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।